जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चे, आज आपका टॉपिक है पैसिव। पैसिव में कॉन्टिन्यूअस किसका? तीनों का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। जबकि कॉन्टिन्यूअस आपने अब तक देखा होगा तो दो ही का देखा होगा, प्रेजेंट का और पास्ट का। हम फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस आपको देंगे, इसकी जरूरत पड़ती है। आप इतना जानेंगे, क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको भी आपको जानना होगा। कैसे हम इसको बताते हैं, जानते हैं, ठीक है। 8 का पैसिव पढ़ना है, 3 इंडिफिनिट, 3 परफेक्ट हो गए 6 और 2 कॉन्टिन्यूअस। तो इस कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इसका भी हम पैसिव पढ़ाएंगे, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, पैसिव का मतलब हो गया कि बी प्लस भी थर्ड, इसी को कहते हैं पैसिव। इतना अगर है तो पैसिव है, अगर इतना नहीं है यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई भी फॉर्म है। बी का मतलब इज एम आर, वाज एवर, शैल बी, विल बी, यानी मॉडल के साथ बी, ठीक है। यह बी के जगह पे आ जाएगा बीन, बीइंग, ये बी के ही रूप हैं। तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई भी रूप अगर नजर आ रहा है तो वो पैसिव है। अगर ये बी का कोई रूप नहीं नजर आ रहा है क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले, तो अब पैसिव नहीं है। क्रिया थर्ड फॉर्म में अगर आती है हेल्प नंबर के बाद, या तो बी के बाद आती है इज एम आर या वाज एवर या शैल या विल, बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है, या बीइंग के साथ या बीन के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है, नहीं तो हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है। तो जब हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी तो वह एक्टिव ही रहेगा, लेकिन बी के साथ जब भी क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी तो पैसिव होगा। तो पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर का, पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, नॉन डूअर होता है। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया। अब तक मेरा तमाम वीडियो फेल हो गया है, जिसके वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, इसीलिए तीनों को एक में समेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा जाए ये वाला वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही कहा गया पैसिव। अब कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, कॉन्टिन्यूअस का पहले रूप देख लीजिए। ये तो पैसिव बारे में आपने जाना। अब कॉन्टिन्यूअस का जब रूप आप जानेंगे तो बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होती है, इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। बी के साथ यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में, इसको यहीं पे रहने दे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बी प्लस क्रिया कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। बी का रूप प्रेजेंट में क्या होगा? इज एम आर होगा। पास्ट में क्या होगा? वाज एवर होगा। फ्यूचर में क्या होगा? शैल बी, विल बी होगा, और उसके साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं। जैसे एक्टिव, एक्टिव में क्या हमको लिखना है? इज एम आर के साथ क्रिया किस फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी। इसमें पास्ट है तो वाज या वर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी। ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिव। फिर से पैसिव देखिएगा, इसका देखिएगा फ्यूचर का, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूअस में जब ये क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आए, आईएनजी फॉर्म के पहले बी का रूप कोई नजर आए, तो ये प्रेजेंट में बी का रूप इज एम आर होता है, पास्ट में वाज एवर होता है, फ्यूचर में बी खुद चला आया करता है, यानी मॉडल के साथ बी वही से रहता है। तो शैल बी, विल बी, ये बी एक साथ, एक के साथ नहीं है, दोनों के साथ है। शैल बी, विल बी प्लस वर्ब में आएंगी, इसको कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। अब देखिएगा इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का नियम क्या है, इस बात को जानिएगा कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी का होना जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस जब भी बनेगा तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी से कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको चाहिए। तो हमको कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है और पैसिव भी बनाना है, इस बात को समझिएगा। आगे देखिएगा, तो हम पैसिव बनाएंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस का, तो इस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव का मतलब हो गया कि बी प्लस आगे देखिएगा पैसिव, इसके आईएनजी को इस बी में जोड़ लीजिए, ठीक है। इस बी को रहने देते हैं, हमने इस बी को लिख दिया, और इसके आईएनजी को हम बी में जोड़ लेते हैं, तो हो गया बीइंग। अब इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, यानी कॉन्टिन्यूअस में, एक्टिव में यही क्रिया होगी, बी प्लस क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी,
इसी तरह से क्रिया का फॉर्म होगा जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इस बी को रहने देंगे, यानी इज या वाज या वर या शैल बी विल बी को हम रहने देंगे। और क्या करेंगे, अगला जो बी है जिसका जो पैसिव बनता है तो उस बी में आईएनजी जोड़ देंगे, इस आईएनजी को उसमें जोड़ देंगे और क्रिया को आजाद कर देंगे। और क्रिया जब आजाद हो गई फिर अब ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। तो देखिए किससे, बी प्लस बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब जरा देखा जाए क्या ये पैसिव बना कि नहीं बना, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इतना देखिएगा, बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए बी के बाद से जो भी क्रिया आई है ये पूरे इतना क्रिया का रूप है, ये सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया है। इसको मैंने कहा कि 2 बार सहायक क्रिया कहने से बचने के लिए मैंने कहा है कि इसको कहें कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये भी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया, लेकिन पूरे को क्रिया कहेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक ना। ये दोनों क्रियाएं मदद कर रही है इसकी, ठीक है। तो अब जब माँ बड़ी बच्ची बड़ी हो जाती है तो बच्ची माँ की मदद करने लगती है, सेम ऐसे ही, ठीक ना। इस क्रिया की ये लोग मदद करेंगे। तो अब देखा जाए कॉन्टिन्यूअस बनाना है, पैसिव भी बनाना है। तो बी के साथ देखिए क्रिया आईएनजी फॉर्म में, अर्थात कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है। देखिए बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में, तो बी के साथ देखिए जो भी कोई क्रिया है तो बी, ये बी खुद वर्ब है, बी खुद वर्ब है। तो बी के साथ जो भी आया है आईएनजी फॉर्म में अतः है कॉन्टिन्यूअस है। फिर आगे देखेंगे क्या, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले क्या नजर आ रहा है, बी का रूप कोई नजर आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस में बी का जो रूप होगा आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी बीइंग होगा। परफेक्ट में क्या होगा, बीइंग होगा। फिर से परफेक्ट काउंट में बीइंग होगा, ठीक है, उसमें हम बताएंगे आपको। आगे चलते हैं। तो क्या आपने देखा कि इतना हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस और इतना हो गया पैसिव, यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है। अतः क्या है, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई भी रूप कहें, ये नहीं कहें कि जमार सिर्फ आए, वाज या वर आए या बी ही सिर्फ आए, बी का कोई भी रूप आएगा तो पैसिव होगा। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद से कॉन्टिन्यूअस फिर से एक बार और देख लेते हैं। बी के बाद से देखिए क्रिया आईएनजी फॉर्म में, अतः यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। अब किसका कॉन्टिन्यूअस आपको बनाना है, प्रेजेंट का कि पास्ट का या फ्यूचर का, अभी बी का रूप बताएगा। बी का रूप क्या होता है, प्रेजेंट में इज ए मार, पास्ट में वाज या वर। इसी बी का रूप फ्यूचर में क्या होगा, शैल और विल के साथ भी लगा देंगे, शैल बी और विल बी। बात इतनी हो गई। अब आगे चलते हैं, तीनों को एक साथ लेकर के चलना है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अलग वीडियो बना रखे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अलग बना रखे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अलग बना रखे थे। हमने कई बार अपलोड किया लेकिन फेल हो गए, ठीक है। इसीलिए मैंने एक में समेटने की कोशिश किया। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको बृहद के रूप में नहीं ले जा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको और आगे तक लेकर के जाऊं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव, ये एक्टिव। इस रूप में क्रिया को हम जब भी देखेंगे तो पैसिव बनाएंगे तो हम इस रूप में बदलेंगे, यानी उसमें बी आया होगा। बी का रूप मतलब इज ए मार, प्रेजेंट अगर होगा तो, पास्ट होगा तो वाज या वर, फ्यूचर होगा तो, फ्यूचर होने के लिए तो शैल और विल होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है तो बी लगेगा और क्रिया में आईएनजी, ठीक है। उसका जब पैसिव बनाएंगे तो बी के साथ क्रिया में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज, एम और आर। इज एम आर रहेंगे और उसके बाद से क्रिया किस फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। इसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे हम भी। और आगे देखिए क्या करेंगे, इस आईएनजी को किस में जोड़ेंगे, बी में जोड़ेंगे तो ये बीइंग हो जाएगा। और ये क्रिया आजाद हो गई। अब इस क्रिया को किस फॉर्म में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बी का ही रूप है और बी में आईएनजी है, तो कहेंगे कि इसके बाद से देखिएगा क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया हुआ, यानी इज एम आर के बाद से क्रिया का आईएनजी फॉर्म आता है, या इज एम आर के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, यानी बी के बाद से क्रिया का आईएनजी फॉर्म आता है। अब इसको क्रिया कह रहे हैं, अभी इसके साथ जोड़ेंगे तो क्रिया नहीं कहेंगे। आगे देखिएगा, फिर इसको अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव,
इज हमारे के साथ क्रिया ing फॉर्म में, कंटीन्यूअस हो गया। बी के साथ देखिए क्रिया थर्ड फॉर्म में, इसलिए पैसिव होगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव। आगे बढ़ जाते हैं। दे आर मेकिंग ए नॉइज, दे आर मेकिंग ए नॉइज, यानी वे लोग शोर मचा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए सर क्या है, ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको एक और भी दूंगा लास्ट में, पैसिव के लिए ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होवे ही, नहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी पैसिव आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैं बताऊंगा आगे। दे आर मेकिंग ए नॉइज, ठीक है, ते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला भाग है वर्ब का, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है, ठीक है। बी के साथ क्रिया आएगी फॉर्म में, अतः यह कंटीन्यूअस है। बी का कौन सा रूप लगा है, प्रेजेंट का रूप लगा है, अतः प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। क्लियर हो गया इतना, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, क्रिया को थर्ड फॉर्म में, उसके पहले बी का कोई रूप लगाना। चलिए देखेगा, इनवॉइस, इनवॉइस इसके साथ इज लगेगा, जो भी सहायक क्रिया होगी उस सहायक क्रिया को लिख लेंगे, इज, इनवॉइस इज। अब इसके आईएनजी को बी में जोड़िए, बीइंग हो गया, इनवॉइस इज बीइंग। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होगा, मेड, इनवॉइस इज बीइंग मेड, शोर मचाया जा रहा है, इनवॉइस इज बीइंग मेड, शोर मचाया जा रहा है भाई, दे का देन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हमने किस में बदल दिया, ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाई प्रीपोजिशन का ही सिर्फ यूज नहीं करते हैं, क्रियाओं के हिसाब से ये प्रीपोजिशन बदलते रहते हैं। कभी एट होता है, कभी विथ भी होगा, ऐसे करके करके कभी ऑफ भी हो सकता है, ठीक ना। अलग अलग प्रीपोजिशन हैं, क्रियाएं हैं, और उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। फिलहाल में आप ये जाने कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई लिखेंगे, ठीक है। आगे और डिटेल में इसका स्टडी कराएंगे। तो ये नॉइज इज बीइंग मेड, एक नॉइज यानी शोर किया जा रहा है, शोर किया जा रहा है बाई हिम, उसके द्वारा। जरा देखा जाए कंटीन्यूअस में, इज ए मार के साथ क्रिया एनजी फॉर्म में नजर है, अतः कंटीन्यूअस है। क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर है, अतः पैसिव। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, दे आर मेकिंग ए नॉइज, वे लोग शोर मचा रहे हैं। इसी को कह दिया गया हिंदी में शोर मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। देखिएगा, ये जो करता है इस क्रिया को कर ले रहे हैं, यानी यह जो करता है इस क्रिया को कर ले रहा है, लेकिन यह जो करता है, यह जो करता है, अगला सेंटेंस है शी, पास्ट में कर दे रहे, शी वॉज टीचिंग, शी वॉज टीचिंग देम, शी वॉज टीचिंग देम, वह उन लोगों को चिढ़ा रही थी, वह उन लोगों को चिढ़ा रही थी। पैसिव बनाना है हमको, तो पैसिव बनाना सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, सब्जेक्ट को उधर लेकर जाएंगे और क्रिया को पैसिव में बदल देंगे, ठीक है। तो देम इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्रिया के पास है तो ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस में नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बनना है उसको, तो ये हो जाएगा दे। ये बता दिया गया इसके पहले वाले वीडियो में, प्रेजेंट का जो वीडियो था, अभी मेरा वो वाला वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुआ, जो फर्स्ट वाला पार्ट में बताया उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। अब देखा वो वीडियो अपलोड होता है कि नहीं होता, नहीं होता तो फिर दूसरा मैं बनाऊंगा, कई बार अपलोड कर चुका हूँ। आगे बढ़ना, तो दे, अब देखिएगा पास्ट में आ गए तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। दे वर, दे के साथ वर लगता है, दे वर, क्रिया में आईएनजी है, इस आईएनजी को किसमें जोड़ेंगे पैसे बनाने के लिए, बी में जोड़ेंगे, तो बीइंग हो जाएगा, दे वर बीइंग। अब क्रिया को किस फॉर्म में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, टीज्ड, दे वर बीइंग टीज्ड, यानी शोर मचाया जा रहा है, शोर मचाया बोलना, दे वाज टीजिंग, यानी वे लोग चिढ़ा रही है दे उन लोगों को। अब इसका प्रेसिजर बनाना है, तो दे वर बीइंग टीज्ड, यानी उन लोगों को चिढ़ाया जा रहा था, फिर किसके द्वारा,
बाई सी का हर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह चिढ़ा रही थी उन लोगों को, शी वाज टीचिंग देम, उन लोगों को वो चिढ़ा रही थी। पैसिव क्या बना, दे वर बीइंग टीच, उन लोगों को सिखाया जा रहा था बाई हर, उसके द्वारा। देखा जाए पैसिव है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाज या वर है तो पास्ट है, इसके साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होती है, नहीं तो थर्ड फॉर्म में, तो आईएनजी फॉर्म में है, तो अतः कंटीन्यूअस है। आईएनजी फॉर्म में होगी क्रिया वाज या वर के बाद, या इज मार के बाद, या शैल बी विल बी के बाद, यानी बी के ही रूप में, तो इनके बाद की आईएनजी फॉर्म में, तो नहीं तो थर्ड फॉर्म में आती है, तो थर्ड फॉर्म में आ गई तो पैसिव, और आईएनजी फॉर्म में आ गई तो कंटीन्यूअस। तो बात से देखिए क्रिया आईएनजी फॉर्म में, अतः यहाँ पे कहेंगे कंटीन्यूअस, हेल्पिंग है ना, तो हेल्प कर रही है उसकी, क्या होने के लिए, कंटीन्यूअस होने के लिए। आगे तो वर्ब के साथ क्रियान्वित फॉर्म में कंटीन्यूअस हो गया इतना। और आगे देखिएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है तो पैसिव हो गया, यानी पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव, पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव। क्लियर हो गया इतना, आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, यह अपने क्रिया को कर नहीं पाएगा सब्जेक्ट, लेकिन यह सब्जेक्ट अपनी क्रिया को कर लेगा। जरा देखा जाए, शी वॉज टीचिंग देम, वो उन लोगों को चिढ़ा रही थी। क्यों ये करता इस क्रिया को कर ले रहा है, यानी शी चिढ़ा रही थी उन लोगों को, तो चिढ़ाने का काम वह कर रही थी, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्यों कर ले रहा है, कहेंगे एक्टिव में, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है क्रिया को कर लेता है, लेकिन पैसिव का जो सब्जेक्ट हुआ करता है, पैसिव का सब्जेक्ट क्रिया को कर नहीं पाता है, क्रिया अपने कर्ता पे हुआ करती है। कहेंगे कैसे जानेंगे कि एक्टिव पैसिव, कहीं अकेले एक सेंटेंस नजर आए तो मैं बोला ना कि बी के साथ क्रिया, जब भी बी के साथ क्रिया जब भी थर्ड फॉर्म में आएगी तो पैसिव है। अब बी का कौन कौन सा रूप है, इज ए मार है, वाज या वर है, शैल बी विल बी है, ठीक है, और नहीं तो बीइंग है, नहीं तो बी है, सॉरी बीइंग है, ठीक है, ये इसके रूप हैं, बी, इज ए मार, वाज या वर, बीइंग और बीन, ये इसी के रूप हैं बी के। तो इनके बाद से अगर क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है तो पैसिव है, तब इनके जो कर्ता होंगे ये कर्ता क्रिया को करेंगे नहीं, क्रिया इन्हीं पे होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ निकाल रहे हैं, शी वाज टीचिंग देम, वो उन्हें चिढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ पे अर्थ कैसे निकालेंगे, दे वर बीइंग टीच, वे लोग चिढ़ा रहे थे नहीं कह रहे, यानी दे वर बीइंग टीच, यानी उन लोगों को चिढ़ाया जा रहा था। देखिएगा, उन लोगों को चिढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाज टीचिंग, यानी शी वाज टीचिंग, यानी यह इस काम को कर रहा है, यानी वह चिढ़ा रही थी उन लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भाई जो समझदार होंगे, जो जान रहे हैं और कर रहे हैं, इतना टाइम खींच रहे हैं, तो ये आप ही के लिए सिर्फ वीडियो तो ना बन रहा है, इस सबके लिए वीडियो बन रहा है, तो आपको जहां से अच्छा लगे वहां आप वहां से पढ़े देखिए। आगे, दे वर बीइंग टीच्ड, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यह जो सब्जेक्ट है इस क्रिया को कर नहीं पाएगा, ये क्रिया अपने सब्जेक्ट पे होएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि यह क्रिया पैसिव में हो गई है, जब क्रिया पैसिव में हो जाएगी तो उसका सब्जेक्ट उसे कर नहीं पाएगा, लेकिन जब क्रिया एक्टिव में होती है तो उसका कर्ता एक्टिव होता है, उस क्रिया को कर लेता है। लेकिन जब क्रिया पैसिव में होती है तो अब क्रिया अपने कर्ता से हो नहीं पाती, अब वह क्रिया अपने कर्ता पे होती है, इसीलिए इन दोनों को सब्जेक्ट जरूर कहेंगे, लेकिन दोनों को डूअर नहीं कहेंगे, यह डूअर है और यह नॉन डूअर है। क्लियर हो गया। आगे, तो देवर बीइंग टीच, उन्हें चिढ़ाया जा रहा था बाई हर, उसके द्वारा। एक और सवाल उठाते हैं, अगला सब पढ़ाएंगे। पहले प्रेजेंट और पास्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद से हम इंट्रोगेटिव और जितना भी होगा हम बता लेंगे किसका इंट्रोगेटिव पढ़ा जा सकता है। पहले ये जाने कि किसका कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। अगर आपकी किताब में एक्सरसाइज अलग अलग दे रखा है तो इज एमआर पे एक एक्सरसाइज दिया होगा, एक वाज या वर पे दिया होगा, शैल बी विल बी पे तो ही नहीं सकता, किसी किताब में नहीं देगा। अगला ध्यान दीजिएगा, यहां समझने की जरूरत है। हाँ, शैल बी पे जरा बना देते हैं, ही विल बी
प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। फिर से देखिए, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। यह क्रिया पैसिव नहीं है। कैसे पता चल गया? क्रिया थर्ड फॉर्म में आई नहीं है, पैसिव है ही नहीं। बी का फॉर्म आया है, बी के साथ क्रिया आएंगे फॉर्म में आता है, कंटिन्यूअस है। किसका शैल और विल लगा रहेगा तो फ्यूचर होगा, तो विल लगा तो फ्यूचर ही है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, का एक्टिव है कि पैसिव है? तो एक्टिव है, क्योंकि क्रिया थर्ड फॉर्म में नहीं है। याद रखिएगा, बहुत मायने की चीज, अर्थ निकालने में बहुत ही काम की चीज है। तो ही विल बी प्लेइंग, वो खेलता रहेगा क्रिकेट, वो क्रिकेट को खेलता रहेगा। अब क्रिया ट्रांजिटिव है, यानी इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ पैसिव बन जाएगा। नहीं भी आएगा तभी बन जाएगा, लेकिन बताऊंगा बाद में आगे। तो क्या बनेगा? इधर लाए इसको, इसको उधर ले जाएंगे। क्रिकेट क्या बनेगा? क्रिकेट, इसके साथ भी विल ही लगेगा, विल बी। अब इस बी तो लग गया, जो जितनी सहायक क्रिया होगी इंडिफिनिट में अपने पास से सहायक क्रिया लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन वही जब फ्यूचर में जाएंगे, चाहे जिसका भी जो भी टेंस होगा उसकी पूरी सहायक क्रिया लिखेंगे और बी का कोई उचित रूप लिखेंगे उसके बाद से। तो देखिए, इसकी सहायक क्रिया लिख ली। अगर यहाँ पे आई और या वी होता तो शैल लगाती, तो यही सहायक क्रिया तो लिखा गया, शैल या विल, तो लिख लिया गया। अब क्रिया के आईएनजी फॉर्म किस में जोड़ेंगे? उस आईएनजी को जोड़ेंगे बी में, और क्रिया प्ले को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, प्लेड हो जाएगा। देखिएगा, तो क्रिकेट विल बी बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। देखिएगा, इसी का पैसे नहीं बनता है, किताबों में नहीं है, हम अपने दादा के घर से नहीं बता रहे हैं, ठीक है? हम भी ग्रामर में से कुछ नया शोध किए हैं और इसको मानना पड़ेगा। और आगे देखिएगा, ये मिलता जाएगा, पुरानी से पुरानी जितनी सारी किताबें ढूंढ डालिए, किसी किताब में इस पे एक्सरसाइज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम तर्क देते हैं, इस पे तर्क देंगे। तर्क से सही होगा तो मानिएगा, नहीं मानने होगा तो कमेंट बढ़िया जम के लिखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, सही होएगा तभी कमेंट लिखिएगा, नहीं तो अच्छा है तो अच्छा कह सकते हैं। आगे, तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जाता रहेगा, इसका अर्थ निकलेगा किसके द्वारा? बाय ही। बाई ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो अब उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस ही बनेगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला मैंने पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता रहेगा। जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका अर्थ ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। लेकिन इसका देखा जाए पैसिव है कि नहीं है? विल लगा है तो फ्यूचर है, शैल लगा रहता तब भी फ्यूचर है, बी लगा है और इसके साथ देखिए आईएनजी लगा हुआ है, जो भी आने वाली क्रिया उसको, ये वर्ब बी है, इसको वर्ब बी कहा जाना चाहिए सही तरीके से, है ना? तो ये वर्ब ही है, ठीक है? तो शैल बी विल बी, आईएनजी लगा है तो ध्यान देने की जरूरत है। बी के साथ देखिए क्रिया आईएनजी फॉर्म में है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर से देखिएगा, शैल और विल से फ्यूचर, और बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में आता है कंटिन्यूअस। कहेंगे हम बी का रूप क्यों? तो कहेंगे प्रेजेंट और पास्ट में बी का रूप बदल जाया करता है, लेकिन अन्य जगह पे किसी भी मॉडल के साथ नहीं बदलेगा। आगे, तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। हाँ, और आगे देखिएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले देखिएगा बी का कोई रूप नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग ही लगा होगा। देखिए, बीइंग ही लगा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे थे या पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे थे, तब भी क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले जब पैसिव बना रहे थे तो बीइंग ही लिख रहे थे। हम भी पैसिव बना है फ्यूचर का, तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हमने बी लिखा है, ठीक है? और देखा था, कहेंगे आपने 2 बार बी लिखा है। अरे मेरे भाई, 2 बार बी नहीं लिखेंगे तो कितने बार लिखेंगे? जितने बार मांगे उतने बार लिखेंगे। अपने घर से तुम ना देखें, साबित करने के बार और देखिएगा, फ्यूचर है इतना, देखिए कंटिन्यूअस है, 2 बार बी बीइंग। कहेंगे भद्दा लग रहा है, कहेंगे भद्दा लग रहा है या सही लग रहा है? पहली बार सुन रहे हैं इसीलिए भद्दा लग रहा है। जो पहली बार चीज आती है वो भद्दा लगता ही है, समझ में नहीं आ पाता है। आगे बढ़ रहे, तो
सही भी लगा तो फ्यूचर, बी लगा और के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में, इसीलिए कंटीन्यूअस हो गया, यानी बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में कंटीन्यूअस हो गया बीइंग, और क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का ही कोई रूप नजर आ रहा है, इसीलिए पैसिव, इतना को पैसिव कहेंगे, इतने को कंटीन्यूअस कहेंगे, इसको फ्यूचर कहेंगे, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव है। मन तो गया। इसको कब मैं बनाया था? ये 2009 या 10 की बात है। सुबह का बैच था, 9th का क्लास चल रहा था, लगभग में 5:30 के आसपास समय हो रहे थे, और पहला बैच था मेरा 9th वाला कोचिंग का। मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, लड़के ने सवाल किया, सर जी क्यों नहीं बनता है? तो जो हमेशा आंसर देते आया था वही आंसर देने की कोशिश किया, लेकिन हिंदी जब देखा तो तुरंत बन गया। उसी समय मैं चाहा कि अखबार में निकलवाऊं, लेकिन अखबार में नहीं निकलवा पाया। हालत उतनी अच्छी नहीं रही कि उतना पैसा दे करके मैं अखबार में निकलवा सकूं, क्योंकि पूरा पेज लेते हो उसको सिद्ध करने के लिए। आगे चलते हैं। तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जाता रहेगा बाय हिम, उसके द्वारा। देखिएगा, यह कर्ता को कर ले रहा है, लेकिन यह भी करता है, लेकिन इस क्रिया को कर नहीं पाएगा। एक क्रिया अपने कर्ता पर नहीं होगी, क्रिया इस पे होगी, क्रिया अपने कर्ता पे होगी, इस क्रिया को कर्ता कर नहीं पाएगा। यह क्या कर्ता क्रिया को कर नहीं पाएगा, ये क्रिया अपने कर्ता पे होगी, यानी सब्जेक्ट इस वर्ब को कर नहीं पाएगा, क्योंकि पैसिव में है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्रिया पैसिव में नहीं है, क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, कहेंगे कंटीन्यूअस है, तो इसका कर्ता इसको कर लेगा। लेकिन जब क्रिया थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, उसके पहले बी का कोई रूप नजर आएगा, तब ध्यान में रखना होगा, इसका अर्थ निकालेंगे, तो ये क्रिया अपने कर्ता पे होगी, इसी क्रिया का रूप हो गया। क्लियर हुआ? आगे, तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट को खेला जाता रहेगा, यानी क्रिकेट खेला जाता रहेगा बाय हिम। क्या इसका हिंदी में यूज नहीं होता? जरूर होता है। अंग्रेजी बोली जाती रहेगी, बच्चों को पढ़ाया जाता रहेगा, अंग्रेजी बोली जाती रहेगी, है ना? तो इसका यूज थोड़ा सा कम है। तो कम है क्या मतलब? हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम जो तर्क दे रहे हैं, हमारा तर्क अगर कहीं से भी गलत निकल जाए, किसी भी विद्वान से पूछ लिए, अगर तर्क गलत निकल जाए फिर मत पढ़िए। नहीं, अगर तर्क सही है पूछिए किसी भी विद्वान से। यूट्यूब पे आप मौजूद हैं, हम भी यूट्यूब पे ही है, ठीक है? कह दीजिए कि गलत है, गलत कह देंगे तो हम मानेंगे गलत, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण देना पड़ेगा। गलत कह देने से गलत मान लिया जाएगा। हाँ देख लीजिए, तो यही एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। आगे बढ़े, चलिए इस पे एक और सवाल बता देते हैं। ऐसे बन गया, they will be singing this song। क्या वे लोग इस गीत को गाते रहेंगे? दे विल बी सिंगिंग दिस सॉन्ग, वे लोग इस गीत को गाते रहेंगे। कौन सा? फ्यूचर कंटीन्यूअस है। किसे जाना? शैली अविले होगा। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होगा? वाज या वर होगा। फ्यूचर प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होगा? इज ए मार के साथ क्रिया आएगी फॉर्म में, देखिए बी के साथ क्रिया आएगी फॉर्म में। अब इसका पैसिव बनाना, तो करना है क्या है मेरे भाई? इसी का पैसिव बनना, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाइए। दिस सॉन्ग, अब दिस अकेले है कि उसके साथ है? वो एडजेक्टिव है, सॉन्ग के नाउन के पहले है या दिस, तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा, दिस सॉन्ग क्या होगा? दिस सॉन्ग, इसके साथ भी विल ही लगेगा, शैल नहीं लगेगा, आई और बी के साथ शैल लगता है। दिस सॉन्ग विल बी, अब इसके आईएनजी को किसमें जोड़ेंगे? बीइंग में, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, दिस सॉन्ग विल बी बीइंग सॉन्ग। पैसिव बन गया, इतना ही पैसिव था। अब उसके बाद से और कुछ उधर नहीं बचा, फिर अभी इसी को लेकर के जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनेगा? भाई दे का ऑब्जेक्टिव किसका बनेगा? देम बन गया। अब जरा देखा जाए, फिर से पैसिव नहीं है, इस बात को समझिए। विल लगा है, फ्यूचर है, बी के साथ क्रिया इन फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस है, संग थर्ड फॉर्म में है, और इसके साथ भी क्या कोई रूप नजर आ रहा है, ठीक है, इसलिए पैसिव है। तो देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अर्थ निकाल के देखा जाए, हमने तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अब देखा जाए क्या बना, कुछ बना है कि नहीं बना, अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो सेंटेंस तो बन गया,
तो दे विल बी सिंगिंग दिस सॉन्ग, वे लोग इस गीत को गाते रहेंगे, वे लोग इस गीत को गाते रहेंगे, वे लोग इस गीत को गाते रहेंगे। हिंदी में हमको कहना है यह गीत गाई जाती रहेगी, ठीक है, यह गीत गाई, हिंदी बोली जाती रहेगी हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं हम कर सकते। तो फिर इसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? जब हमारा यह सेंटेंस हिंदी में बोला जाता है तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप लाइए दूसरा कोई रूल नहीं हो पाएगा। ये 100% तार्किक है कि यह फ्यूचर है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस है, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा था, पैसिव है। कहेंगे बी का कोई रूप क्यों नजर आ रहा है? बी कहेंगे पैसिव जब भी बनाएंगे कंटिन्यूअस का तो बी बीइंग ही लगेगा और क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी। तो यह गीत गाई जाती रहेगी फायदे उन लोगों के द्वारा, यह गीत गाई जाती रहेगी। फ्यूचर का मैंने 2 सेंटेंस बनाया। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा बना दिया इससे लग रहा ठीक ना, लेकिन मैं तर्क दे रहा था, मैं बात में आपसे नहीं कर रहा था, मैं तर्क दे रहा था। आगे चलते हैं। अब अफर्मेटिव हमने दिया अब तक, निगेटिव नॉट आएगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यही होंगे। तो याद रहे बी का रूप प्रेजेंट में इज ए मार, पास्ट में वाज ए वर्ब, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। और ये असली रूप में कैसे होंगे? पैसिव फॉर्म में लिख दिया, बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी, सॉरी बी के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी। देखिए मैंने आईएनजी फॉर्म में लिखा, तो यह एक्टिव है, यह इतना पैसिव है, ठीक ना। हमने क्या किया बी के साथ, तो हम जब ये एक्टिव देखेंगे तो हम पैसिव बनाएंगे तो ऐसा करेंगे। तो ये बी प्रेजेंट में क्या होगा? इज ए मार, पास्ट में वाज ए वर्ब, फ्यूचर में शैल बी, विल बी, फ्यूचर में शैल बी, विल बी हो जाएगा। तो नॉट जब आएगा तो इज ए मार बी के बाद आएगा, लेकिन अभी फ्यूचर में जब जाएंगे तो शैल और विल लगाना पड़ेगा। तो बी इज ए मार के बाद से नॉट लगा देंगे, वाज ए वर्ब के बाद से नॉट लगाएंगे, ठीक ना। और नहीं तो किसके बाद लगता है? शैल और विल के बाद लगता है, बी के बाद उसमें नहीं लगेगा। आगे देख लीजिए, he was not abusing them, वह उन लोगों को गाली नहीं देता रहेगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, दे वर, इसके साथ वो लगेगा। नॉट बीइंग कहां से आ गया भाई? आईएनजी को मैंने बी में जोड़ा और अब क्रिया थर्ड फॉर्म में हो गई, बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए पैसे बनाने के लिए, तो यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। तो ये बी लगा है हेल्प करने के लिए। अब कंटिन्यूअस में क्रिया हो गई तो इसीलिए बी को बी में बदल देंगे, और ये थर्ड फॉर्म में जब जाता तो बी बदल जाता बीन में। अब्यूज्ड बाय हिम, हाँ बना है ये, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग देम, उन लोगों को गाली नहीं दे रहा था। इसका पैसे बन गया दे वर नॉट बीइंग अब्यूज्ड, उन लोगों को गाली नहीं दिया जा रहा था बाय हिम, उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा उन लोगों को गाली नहीं दिया जा रहा था, यानी उन लोगों को गाली नहीं दिया जा रहा था, बन गया उन लोगों को गाली नहीं दिया जा रहा था। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या करना है मेरे भाई? ठीक है, इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आए होंगे, फिर पास्ट होगा तो वाज या वर आए होंगे, फ्यूचर होगा तो शैल या विल आए होंगे, इन्हीं में से कोई एक आया होगा। जब आए रहेंगे तो हम भी इंट्रोगेटिव बना लेंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हो, सॉरी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अगर होगा वाई विल व्हाट, यानी प्रश्नवाचक शब्द का अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसका भी पैसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं? उस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। हो के लिए भाई हम का प्रयोग करते हैं, और हो को भी मैंने बताया है, इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, 2 ही वीडियो अपलोड हो पाया है, ठीक ना। आगे भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल इंट्रोगेटिव ले लेते। आर यू ईटिंग मैंगोज, क्या तुम आम खा रहे हो? कई आम है, क्या तुम आम खा रहे हो? ठीक है, आर यू ईटिंग मैंगोज, क्या आप आम खा रहे हो? तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, और यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंगोज होगा, मैंगोज प्लूरल है इसलिए उसके साथ भी आर ही लगेगा, इसलिए हम भी आर ही लगाएंगे। और अगर यहाँ
यहाँ पे होता आर यू ईटिंग ए मैंगो, तब इज लगाते, लेकिन आर वहां लगे, आर सॉरी मैंगोज, आर मैंगोज, आर मैंगोज, ठीक है। अब क्रिया में आएंगे है, उस आएंगे को किस में जोड़ेंगे, बी में जोड़ेंगे, आर मैंगोज बीइंग, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, आर मैंगोज बीइंग ईटेन, आर मैंगोज बीइंग ईटेन, क्या आम खाए जा रहे हैं बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा आम खाए जा रहे हैं, मना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कांट से कि नहीं है, तो देखिए बी का रूप यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ उसके साथ आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने सिद्ध कर दिया। हाँ इसका क्या होगा, क्या तुम आम खा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्या आम खाए जा रहे हैं, क्या आम खाए जा रहे हैं भाई तुम्हारे द्वारा। आगे इन लोग दृष्टि में जाते हैं, किसी एक टेंस में ही जा पाएंगे भाई, ठीक ना। 3 वीडियो होता तो 3 बार में होते, 30-30 मिनट के वीडियो होते 1.5 घंटा लगता, ठीक ना। ये तो लगभग में 50 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि बाद में ज़्यादा कर लिया समझाने में, ठीक है। इस तरह से हाल चलने की हम आगे चल रहे हैं। क्या वाई वाज ही राइटिंग, वाई वाज ही राइटिंग ए लेटर, वह लेटर क्यों लिख रहा था, वह लेटर क्यों लिख रहा था, तो यह सब्जेक्ट है, इतना भाग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। वाई आया तो हु तो आया नहीं है, वाई है तो इसमें कुछ बदलना नहीं है, वाई पे इसे लिख देंगे, हु होता तो वाई में बदल देते, देखिएगा वाई ए लेटर के साथ वाई जाएगा, वाई वाज ए लेटर, वाई वाज ए लेटर, क्रिया का आएगी फॉर्म को थर्ड फॉर्म बी के साथ बी में जोड़ेंगे, बीइंग हो गया, क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, वाई वाज ए लेटर बीइंग रिटेन, क्यों लेटर को लिखा जा रहा था, वाई वाज ए लेटर बीइंग रिटेन, क्यों लेटर लिखा जा रहा था भाई, ही का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, यानी अर्थ क्या निकलेगा जरा देख लीजिएगा, वाई वाज ही राइटिंग ए लेटर, वह खत को क्यों लिख रहा था, तो यहाँ आपने कैसे बना दिया, वाई वाज ए लेटर बीइंग रिटन, लेटर क्यों लिखा जा रहा था, लेटर क्यों लिखा जा रहा, बाई हिम उसके द्वारा, उसके द्वारा लेटर क्यों लिखा जा रहा था, क्लियर हुआ। आगे अभी धैर्य रखिएगा, अभी मैं हिंदी में भी पैसे पढ़ाऊंगा, पूरा पैसे एक बार हिंदी में उसका क्लास चलेगा, स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्पीकिंग का जो दावा ठोकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हिंदी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो अभी सेंटेंस मैंने दिखाया उसका पैसू कैसे बनाएंगे लोग, सॉरी और उसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे लोग, आधी अधूरी बात करते लोग। आगे हाउ वाज ही, हाउ विल पे बना देते हैं, हाउ विल यू बी डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, क्या क्वेश्चन है, हाउ विल यू बी डूइंग दिस वर्क, तुम कैसे इस काम को करते रहोगे, हाउ विल यू बी डूइंग कैसे करते रहोगे दिस वर्क, इस काम को तुम कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, यही ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, यह सब्जेक्ट है, हाउ है तो हाउ को यही रहने देंगे, देखिएगा हाउ, हमारा सब्जेक्ट क्या है दिस वर्क के साथ भी विल नहीं लगेगा, शैल नहीं लगेगा, ठीक ना, विल, हाउ विल दिस वर्क, हाउ विल दिस वर्क, हाउ विल दिस वर्क, देखिएगा क्या क्या लगाना है, ख्याल कीजिएगा, विल लग गया, अब इसका अभी बी छूटा हुआ है, बी लगाइए, बी, अब क्रिया में आईएनजी है तो इस आईएनजी को बी में जोड़ेंगे, तो इस बी में नहीं, बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू, बाय यू,
जरा एक बार और देख लिया जाए। इसका अर्थ क्या निकलेगा, हाउ विल यू बी डूइंग दिस वर्क, तुम लोग कैसे इस काम को करते रहोगे, या तुम कैसे इस काम को करते रहोगे, या आप इस काम को कैसे करते रहेंगे, इसका पैसिव क्या बनेगा, ध्यान देने की जरूरत है। हाउ विल दिस वर्क बी बीइंग डन, कैसे किया जाता रहेगा भाई तुम्हारे द्वारा, यानी यह काम कैसे किया जाता रहेगा, किया जाता रहेगा वायु आपके द्वारा, यानी आपके द्वारा यह काम कैसे किया जाता रहेगा, इसका हिंदी नहीं, कैसे इस काम को किया जाता रहेगा, यानी ये काम कैसे होता रहेगा, कैसे किया जाता रहेगा, क्या इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा मिलेगा आगे। अब चार खास प्रश्नवाचक शब्दों को ले लेते हैं। कितना समय हो गया? 43। अच्छा ध्यान दीजिएगा, समय इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो जाए। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको और बताना है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा याद रहे, पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। तो इस क्रिया के बाद से देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, यही क्रिया है, इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या इसका पैसिव बनेगा? जी बनेगा। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसका प्रयोग मैंने पहले भी किया। ये ऑब्जेक्ट इसके जगह पे है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये वर्ब है, और ये क्या है, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। कहेंगे कैसा प्रश्नवाचक शब्द है, कहेंगे ऑब्जेक्ट को छिपा रखा है। तो ऑब्जेक्ट के जो छिपाने वाला है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अब देखिएगा अभी यह सब्जेक्ट है तो इसके बाद से क्रिया है, इसके पहले सहायक क्रिया है, लेकिन जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो अभी देखिएगा व्हाट, व्हाट क्या बन गया, अब इज ही लगेगा इसके साथ, व्हाट इज। अब देखिएगा इज हमारे मुझको एक लग गया, आईएनजी को बी में जोड़ लेंगे, बीइंग, व्हाट इज बीइंग। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, क्या किया जाता रहेगा, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जाता रहेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है बाय यू, बाय यू। इधर और कुछ होता तो लिख देता, लेकिन नहीं है। तो व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं, क्या व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। तो व्हाट इज बीइंग डन, देखिएगा इतना, देखिएगा प्रेजेंट का कांटिन्यूअस है, जमा लगा है तो प्रेजेंट होगा, उसके साथ क्रिया हिंदी फॉर्म में तो कांटिन्यूअस है, तो यानी प्रेजेंट कांटिन्यूअस है। अब क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, बीइंग कांटिन्यूअस है तो बीइंग ही रहेगा। तो बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है तो पैसिव कहलाता है। तो देखिए इतना पैसिव है तो पैसिव हो गया, प्रेजेंट कांटिन्यूअस का पैसिव हो गया। तो व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा भाइयों, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम कर रहा होता है तो उसके बाद से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, या सिर्फ मुख्य क्रिया होती है तो मुख्य क्रिया ही रहती है, सहायक क्रिया होती है तो वही, बाकी बीच में कोई शब्द नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में कोई सब्जेक्ट आया हुआ, इंडिकेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे, यहाँ पे यह सब्जेक्ट का काम कर रहे, यहाँ पे यह सब्जेक्ट का काम कर रहे। आगे क्या किया जाता रहेगा, ठीक है। आगे who is calling him, उसको कौन बुला रहा है, उसको कौन बुला रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसको कौन बुला रहा है, उसको कौन बुला रहा है, क्या कैसे बनेगा, देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट व्हाट आया था तो व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट आया था, तो व्हाट में क्या हो रहा था कि व्हाट ऑब्जेक्ट की जगह पे आया था, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रश्नवाचक शब्द है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ सब्जेक्ट के लिए कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। तो अब इसी प्रश्नवाचक शब्द को यह ऑब्जेक्टिव केस में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यह ऑब्जेक्ट है और यह इसका सब्जेक्ट है,
इस क्रिया का, क्रिया है, क्रिया का पहले सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है। प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बात आगे से बढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को उधर बाई के बाद से लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, और बाई के बाद लिखा जाएगा तो बाई होम हो जाएगा। लेकिन उसको उधर नहीं लिखा जा सकता है, ये हु यहीं पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बाद में लिखा जाता है। प्रश्नवाचक शब्द का नियम है कि प्रश्नवाचक शब्द कभी भी किसी सेंटेंस में बाद में नहीं लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। यदि एक ही प्रश्नवाचक है तब, दो होंगे तो अभी दिखा रहा हूँ। अगला तो क्या होगा, बाई होम में बदल देंगे इसको, बाई होम। अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, इसके साथ वो ही होगा, ही के साथ इज ही लगेगा, इसको लिखेंगे पहले क्योंकि इंडिकेटिव है। बाई होम इज ही। अब इतना बन गया, हम इजी मार्ग में इसको एक लगा लिए, ठीक है। अब क्रिया में आईएनजी आया तो क्रिया के आईएनजी को बी में लगाएंगे तो बीइंग हो जाएगा। बाई होम इज बीइंग कॉल्ड, बाई होम इज बीइंग कॉल्ड किसको बुलाया जाता रहेगा, सॉरी, हु इज कॉलिंग हिम, उसको कौन बुला रहा है, बाई होम इज बीइंग कॉल्ड किसको बुलाया जा रहा है, बाई होम इज बीइंग कॉल्ड किसको बुलाया जा रहा है। अब देखिएगा इसको यहीं पे लिख दिया गया सब, बाई ऑब्जेक्ट, बाई के बाद से इधर जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहीं पे लिख दिया गया। क्लियर हुआ इतना? आगे तो बाई होम इज ही बीइंग कॉल्ड, यानी उसको किसके द्वारा बुलाया जाता रहेगा, उसको किसके द्वारा बुलाया जाता रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ पे हिम न आए, यहाँ पे कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब क्या होगा, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। हु इज कॉलिंग होम, कौन किसको बुला रहा है। अब इसका पैसे देख लीजिएगा क्या बन जाएगा। अब इसका पैसे देखने की जरूरत है। हाँ अब देखिएगा, अब ये इसको ही रहने दीजिए, जो अगला पैसे बनाने जा रहा हूँ उसको समझिए। अब दो प्रश्नवाचक शब्द आ गए, तो अभी आपके सिलेबस में यही है, इसके पहले जो नियम बताया, डबल प्रश्नवाचक शब्द वाला कोई सेंटेंस नहीं आएगा। लेकिन स्पीकिंग की भाषा में गहराई में जाने के लिए इसे आ सकते हैं। कौन किसको बुला रहा है, इसका पैसे बन जाएगा किसे किसके द्वारा बुलाया जा रहा है, किसे किसके द्वारा, या किसके द्वारा किसको बुलाया जा रहा है, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या बनेगा, कुछ तो बनेगा ना, ठीक है। उसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो उसका भी तो कुछ बनेगा, ठीक है। हिंदी बनेगा तो इंग्लिश तो बनेगा, ये आगे, इसलिए मैंने डबल प्रश्नवाचक शब्द को डाल करके मैंने आपको दिया, तो बाई होम हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बना है, प्रश्नवाचक शब्द ही ऑब्जेक्ट बना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर अभी इसके पहले आपने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द को वहीं पे बाई होम में लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन दो आएंगे तो देखिएगा इसको भी इधर आने का अधिकार है, अभी इसको इधर जाने का अधिकार है, जबकि इसके बारे में कहा गया था यहीं पे बाई होम में बदल जा रहा था। लेकिन इसीलिए मैंने रूल लाया अगला कि जब तक डबल प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो ये उधर उनको जाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसी बाई होम को, इसकी सॉरी हो को बाई होम में यहाँ नहीं बदल के रहने देंगे, आप उसको लाइए, क्या बनेगा, हो हमको किसमें बदल देंगे, बाई होम में, सॉरी वो ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में बनेगा तो हो जाएगा हो, होगा ना, हो के साथ भी इज ही लग गया, हु इज, हु इज। अब इसके आईएनजी को बी में जोड़ेंगे, बीइंग, हु इज बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल, किसको बुलाया जा रहा है, हु इज बीइंग कॉल, किसको बुलाया जा रहा है, भाई। अब ये हु उधर जाएगा तो हूं में बदल जाएगा, कुछ समझ में आया, हटके है मेरे भाई, मेरे ही वीडियो में सब पाएंगे। यूट्यूब पे तलाशिए, जितना भी यूट्यूब पे आपको ढूंढना आता है, जितना भी समय है पूरा सर्च कीजिए, मेरे ही वीडियो मिलेगा। अगला तो हु इज बीइंग कॉल्ड, किसको बुलाया जा रहा है बाई होम, किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा यानी किसको बुलाया जा रहा है, तो हु इज बीइंग कॉल्ड। तो आपने क्या देखा, आप अब तक यही जान रहे थे हु को बाई होम में बदल देते हैं, हमने भी बाई होम में बदला, लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरू में ही बदला जाता है, बस यही एक नियम है। मैंने कहा बाई होम को लास्ट में भी लिखेंगे, हमने यही सब लिखा है। तो क्या बन गया, हु इज बीइंग कॉल्ड, किसको बुलाया जा रहा है बाई होम, किसके द्वारा। अगला ये इसका पैसे रहा, इसका पैसे ये रहा, ये तो पहले बनेगा। अगला हु वाज टीचिंग,
व्हाट, टू होम, was teaching what to whom, कौन किसको क्या पढ़ा रहा था। देखिए who was teaching, कौन पढ़ा रहा था, what क्या, to whom किसको, कौन किसको क्या पढ़ा रहा था, was teaching whom, कौन किसको क्या पढ़ा रहा था। तो समझने की जरूरत है। डबल प्रश्नवाचक है, ट्रिपल है, तो अभी देखिएगा दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो बार दोनों में दो को पहले को निकाल सकते हैं, दूसरे को भी निकाल के बना सकते हैं पैसिव, याद रखिएगा। सिर्फ एक ही तरह से नहीं बनेगा, जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो दो बार पैसिव, उसका दो तरह का पैसिव बनेगा, पहले को भी निकाल सकते हैं, दूसरे को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, पहले हम व्हाट को निकाल के दिखा देते हैं। व्हाट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे, एक ऑब्जेक्ट को वहीं पड़ा रहेगा। देखिए किस व्हाट निकाल लें, व्हाट, अब इसको भाई हम इसलिए बताना क्योंकि उधर ऑलरेडी प्रश्नवाचक से दाई में अब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, अकेले होता तो रहता, ठीक है। तो व्हाट इसके साथ भी वाज ही लगेगा, व्हाट वाज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जाता रहेगा, व्हाट वाज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जाता रहेगा, व्हाट वाज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जाता रहेगा। अब यहाँ पे और कुछ बचा जी, एक शब्द भी बचा हुआ, टू हूम, टू हूम, किसको, किसको क्या पढ़ाया जाता रहेगा, किसके द्वारा, इसको ले जाएंगे उधर, तो ऑब्जेक्टिव केस में तो अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो होम होगा, और बाई के बाद लिखा जाना, इसे बाई भी लिखा जाएगा, बाई होम। क्या अर्थ निकलेगा जरा देखा जा, यानी क्या किसके द्वारा, किसको पढ़ाया, सॉरी क्या पढ़ाया जाता रहेगा, क्या पढ़ाया जाता रहेगा, टू होम किसको, यानी किसको क्या पढ़ाया जाता रहेगा, बाई होम किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जाता रहेगा, किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जाता रहेगा। क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़ जाते हैं, चला ना आगे। हाँ एक और तरीके से, अब उस ऑब्जेक्ट को निकालना, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को निकाल करके, तो टू होम है ना, और इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो क्यों इसके साथ टू लगा हुआ है, क्योंकि वह इनडायरेक्ट था, और इनडायरेक्ट का पोजीशन होता तुरंत वर्ब के बाद, लेकिन जब उसको डायरेक्ट के बाद लिखेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो इसको इस तरह से कहते हु वाज टीचिंग होम व्हाट, तब आपको अटपटा लगता, कहते कि गलत है, लेकिन सही है, उसका रूल है, दो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हु वाज टीचिंग इंग्लिश टू होम, ऐसे भी कर सकते हैं, हु वाज टीचिंग इंग्लिश, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, हु वाज टीचिंग हिम और इंग्लिश दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हिम इनडायरेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट है, हिम व्हाट का आंसर है, तो देखिए पहले व्हाट का आंसर कौन है, इंग्लिश है, चलिए छोड़िए, टू होम इधर लाए, तो इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में मिलेगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। कहेंगे टू क्यों छोड़ दिया आपने, कहेंगे टू किस लिए लगा है, बताया भी, इसका रीजन भी इसके पहले दिया, हु, ठीक है, पास्ट है तो वाज लगेगा, हु वाज, ठीक है, वर्ब भी लिख सकता था लेकिन हु के साथ वाज ही लगता, हु वाज, उसके पास क्या लग जाएगा, इतना बन गया। अब क्रिया का एनी फॉर्म को बी में जोड़ेंगे, बीइंग, हु वाज बीइंग, किसका थर्ड फॉर्म टॉट, क्या बन जाएगा, हु वाज बीइंग टॉट, यानी किसको पढ़ाया जा रहा था, हु वाज बीइंग टॉट, किसको पढ़ाया जा रहा, हु वाज बीइंग टॉट, हु वाज बीइंग किसको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना। व्हाट क्या पढ़ाया जा रहा था, हु वाज बीइंग, सॉरी हु वाज बीइंग टॉट व्हाट, यानी किसको, इसका अर्थ देखिएगा कौन को नहीं, किसको पढ़ाया जा रहा था, क्या, यानी क्या किसको पढ़ाया जा रहा था। अब ये हु इधर जाएगा तो किसके बाद लिखा जाएगा, बाई के बाद लिखा जाएगा, बाई होम, यानी किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जा रहा था, किसके द्वारा किसको क्या, किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जा रहा था, हु वाज बीइंग टॉट व्हाट बाय होम, ठीक है ना। इस हु को उधर जाकर के लिखा गया। क्लियर हुआ इतना। चलिए मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी ही जानकारी के लिए मैंने इतना ज़्यादा बोला, ऐसा नहीं कि बोली फ्री में आती है, और ऐसा नहीं कि मैं इसे दूसरा कुछ कहा, ठीक है ना। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार हैं, अब आपकी मर्जी, इतना ज़्यादा फालतू का वीडियो क्यों देखेंगे, ठीक है ना।
अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो इसको फालतू बेकार का वीडियो समझ करके डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगा हो, कुछ नया दिखा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इतना ही के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।